नमस्कार। आयुष के आज के इस अंक में मैं डॉक्टर नंदिनी राज मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपवात, शरीर में कंपन यानी पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। पार्किंसन डिजीज़, कंपवात जो है वो एक मस्तिष्क की बीमारी है। ये एक डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि आनुवांशिक भी है। अब इसका क्या मतलब है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर जूही गुप्ता, जो कि एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं, गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज में विगत कई वर्षों से सक्रिय हैं, समाज में अपना योगदान दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला ये एक न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जी। पार्किंसन पे जाने से पहले हम समझ लें न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स मेडिकल भाषा में जिनको हम कहते हैं, वो आम भाषा में इसका मतलब क्या है? ठीक। डॉक्टर नंदिनी, हमारे शरीर में एक तंत्रिका यंत्र है जिसको आम भाषा में हम नर्वस सिस्टम कहते हैं और जिसका काम पूरे शरीर में एक संचार माध्यम बना के रखना है जी। और इसी संचार माध्यम के द्वारा सारी चीज़ें हमारा शरीर बाहर से लेता है, ग्रहण करता है और इसी से वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जो आपने बताया कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संचार माध्यम की तंत्रिकाएं हैं इनमें किसी न किसी प्रकार का विघटन हुआ है। मतलब इनमें स्ट्रक्चरल यानी इनकी आकृति में या फंक्शनल इनकी क्रिया में कोई ना कोई कमी आई है। तो ये जिस बीमारी की आप बात कर रही हैं, कंपवात, पार्किंसोनिज्म, ये भी उसी का एक प्रकार है जिसको कि आमतौर पे जैसा आपने बताया कंपन के रूप में लोग जानते हैं। अच्छा मैम, पार्किंसन जो हम जिस बारे में आज बात कर रहे हैं उसके समान और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे? बिल्कुल होते हैं और इसमें मूलतः जो फर्क होता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा उसमें इन्वॉल्व हुआ है। अच्छा। जैसे यदि आपने सुना होगा डिमेंशिया, मतलब यादाश्त कम हो जाना, काफी हद तक चले भी जाना, जिसका एक आम प्रकार है एल्जाइमर्स डिजीज। उसमें ब्रेन का, मस्तिष्क का एक दूसरा हिस्सा प्रभावित होता है। और इस प्रकार के और भी कई रोग हैं जैसे एटैक्सिया, जिसमें कि सेरिबेलम नाम का हिस्सा जो है वो प्रभावित होता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को सीधे बैलेंस नहीं कर पाता है। अच्छा। तो पार्किंसोनिज्म भी एक ऐसा प्रकार है जिसमें बेसल गैंग्लिया नाम का एक स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन में जिसकी क्रिया प्रभावित होती है। अच्छा मैम, पार्किंसोनिज्म एग्जैक्टली है क्या? मतलब कंपवात हम बात तो करते हैं, ये भी समझ में आ जाता है कि शिवरिंग है, कम होता है शरीर में, लेकिन एग्जैक्टली और क्या लक्षण है इसके और ये बीमारी है क्या? ठीक है, देखो, जैसे पहले समय में, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। भारत में चिकित्सा पद्धतियों का इतिहास 5000 साल से पुराना है और तब से ये रोग की पहचान, रोग का संज्ञान सभी को है और परिवार के बुजुर्गों में ये रोग हो जाया करता था और समाज का वो हिस्सा होते थे क्योंकि इन रोगों में कोई विशेष उपचार नहीं होता, इसलिए उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ संतुलन बना के रखना, उनको यथासंभव सामान्य जीवन देना, यही इसका सबसे अच्छा उपचार या मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। जी। इस बीमारी को 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स पार्किंसन, उन्होंने इसको नाम दिया, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और मैम, आप बता रहे हैं कि ये 5000 साल से हमारे यहाँ हमारी पद्धति में ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद थी, पता था हमारे देश में। और जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें इसकी समझ और इसका कैसे इसके साथ सही ढंग से जिया जाए या कैसे इसमें विकृति आगे न बढ़े, इसको लेके बहुत विस्तृत ज्ञान पहले से मौजूद है। अब ये जो बीमारी की पहचान है ये कुछ ऐसी चीज़ों से होती है जैसे शरीर में कुछ सामान्य बदलाव आने लगते हैं। व्यक्ति जो है वो कहेगा कि उसके परिवार वाले कहेंगे कि उसके चेहरे पे सामान्य भाव नहीं है, उसके चेहरे पे बहुत अधिक चिकनाई है, वो धीरे धीरे काम करने लगा है, उसकी जो ज़बान है वो लड़खड़ाती है बोलते हुए, वो काम धीरे धीरे करता है, छोटे छोटे कदम लेता है और तेज़ चलने की कोशिश करता है तो उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको बैठे बैठे कंपन आने लगते हैं, शरीर के ऊपरी हिस्सों में छोटे छोटे कंपन आते हैं, पाँव में हिलने की समस्या आने लगती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, इवन वो थोड़ा अवसादग्रस्त होता है या डिप्रेस जिसे कहते हैं, सबके साथ उस तरह से बातचीत नहीं करना या घुलना मिलना नहीं, ये सामान्य लक्षण छोटे छोटे व्यक्ति में डेवलप होने लगते हैं और क्लिनिकली, मतलब चिकित्सक द्वारा ही इसका संज्ञान लिया जाता है। बहुत विशेष इसकी जांचें या इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती हैं।
तब ये बीमारी पार्किंसोनिज्म या कंपवात कहलाती है। अच्छा मैम, आपने बताया कि ये सारे लक्षण तो हैं, पर ये सारे लक्षण कितना समय लगता है इन लक्षणों को दिखने में? क्योंकि अक्सर किसी भी बीमारी में लक्षण शरीर में दिखने में समय लगता है और बीमारी पुरानी होती है। बिल्कुल ऐसे, और वो हर बीमारी के साथ मेरी जानकारी में बदलती भी बिल्कुल होगी। ठीक है। तो ऐसे में पार्किंसन डिजीज़ जो है, कंपवात जो है, उसमें कितना समय लगता है शरीर में, या दूसरों को ये समझने में, या खुद व्यक्ति को समझने में कि मुझे ये रोग हो रहा है या मेरे में कोई दिक्कत है, बदलाव है, इस तरह से? बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर नंदिनी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इसको उस तरह से एक विकसित बीमारी के रूप में जानने में बहुत वर्ष लगते हैं। कई बार 10 से 15 वर्ष भी लग जाते हैं इसको अपना पूरा स्वरूप लेने में। लेकिन आजकल जिस तरह से चिकित्सा का ज्ञान हो गया है, लोग अपने रोगों को लेके ज़्यादा सजग हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में कम आयु में भी लोगों को ये पता चलता है। और जब वो जाकर किसी चिकित्सक से परामर्श लेते हैं, बातचीत करते हैं, तो कई बार ये स्पष्ट उभर के आता है कि उनके मस्तिष्क में बदलाव है। आजकल के समय पे हमारे पास बहुत सारी जांच की उपलब्धताएं हैं, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है। इसमें हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आप क्लियरली देख सकते हैं। उनमें कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, डीमाइलिनेशन जिसे कहते हैं, या उनका जो उनका स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है, उसमें कोई परिवर्तन है, और उस परिवर्तन के साथ यदि व्यक्ति में वो लक्षण भी है तो ये बहुत जल्दी भी डायग्नोस हो सकता है। मतलब शुरुआत के महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में भी हो सकता है। मूल बात डॉक्टर नंदिनी जो समझने की है वो ये है कि हम इसमें कितना प्रभावित कर सकते हैं। इसकी शुरुआत को प्रभावित कर सकते हैं क्या, इसके आगे बढ़ने को प्रभावित कर सकते हैं, या जिस स्तर पे वो आ गई है उसके उपचार को प्रभावित कर सकते हैं। इस चीज़ की समझ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जी मैम, शुरुआत में मेरी अभी जब मैं इस प्रोग्राम के लिए तैयार कर रही थी तो मैंने कहीं पढ़ा कि ये अनुवांशिक है, हेरिडिटरी है, ज़रूरी नहीं है पर अक्सर मतलब हाँ बिल्कुल दिखता है। तो ऐसे में जो लोग, जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है, जिनके घर में किसी ना किसी को रह चुका है, उनके लिए ये लक्षण, जैसे आपने बताया कि इतना समय लगता है या जो भी, ऐसे में वो लोग क्या और पहले से अपने आप को एग्जामिन करना शुरू कर दें, अपने आप का ख्याल ज़्यादा रखें, कैसे वो चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, यदि हमें पता है कि हमारे परिवार में, हमारे माता पिता को, नाना नानी, दादा दादी के परिवार में किसी को ये रोग रहा है, तो निश्चित रूप से हमें चिकित्सक से एक बार बात करनी चाहिए। कि जो युवा पीढ़ी है या जो अभी से ग्रस्त नहीं हुए हैं, उनमें ऐसे कौन से विशेष बदलाव हैं। जैसे मुझे बड़ा एक रोचक फैक्ट इसमें मिला कि लोग जो लेखनी है, उनकी राइटिंग है, वो छोटी छोटी हो जाती है। उनके कदम छोटे छोटे हो जाते हैं। ये बात शायद कोई ऑब्जर्व नहीं करता, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये रोग का लक्षण है तो रोग को वहीं रोकने के लिए बहुत बड़ा संकेत और अगर है। आपको पता है कि आप इस रोग से आगे जाके ग्रसित हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ये लोगों को पता होना शायद ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या है कि हमको सिर्फ एक अपने आप को ओपन अप करना है, अपने क्षेत्र को बढ़ाना है, विस्तृत करना है, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है। हमें लोगों से बात करना चाहिए। जैसे मैं होम्योपैथिक चिकित्सा का आपको बताऊं, हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि उसकी जड़ में जाओ, उसके कॉज पे जाओ। तो 4 भाई हैं या 4 बहनें हैं, 2 भाई 2 बहनें हैं, माता पिता का प्रभाव सब पे बराबर क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई विशेष कारण उससे जुड़ा था। तो यदि वो व्यक्ति किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएगा, होम्योपैथिक चिकित्सक उससे बहुत डिटेल्ड केस टेकिंग करेगा, उसके बारे में पता करेगा, उसे कुछ ना कुछ क्लू उसमें मिलेगा, और यदि वो उस क्लू पे काम करेगा तो निश्चित रूप से वहीं पर वो समस्या रुक जाएगी और ये एक विकसित रोग के रूप में सामने नहीं आएगा। तो ये जो एक परेशानी है, जो आगे जाकर एक विकृति बन रही है, ये एक डिसेबिलिटी बन रही है। पार्किंसन से ग्रस्त व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता, उसको हम घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहुत कॉमन है बुजुर्गों में गिर जाना, तेज तेज चलने की कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, अपने फाइन छोटे छोटे काम नहीं कर पाते, वो कहते हैं हमारा हाथ हिलता है। तो जब हाथ हिलेगा तो कोई गर्म चीज पकड़ना, या वैसे तो क्रिया के दौरान ये चीज उतनी दिखती नहीं है, रेस्टिंग पे, आराम पे ज्यादा दिखती है, पर हम सचेत होंगे, हम उनको आग में काम करने से मना करेंगे, ज्यादा पानी में मना करेंगे, तो हम उसको एक डिसेबिलिटी में परिवर्तित होने से रोकें। ये बहुत बड़ी उपलब्धता होगी। और साथ ही मेरा एक और अनुरोध रहेगा डॉक्टर नंदिनी, कि हम इसको एक परिवार के व्यक्ति के साथ होने वाली एक सामान्य चीज के रूप में देखें और उस व्यक्ति को अपने ही परिवार के संगठन में उसको इन्वॉल्व करें, उसको परिवार से दूर ना करें।
मैम फॉरेन कल्चर बाहर के जो देश हैं और शायद हम में यही फ़र्क है कि हमारे यहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम उसे किसी शेल्टर होम में या कहीं दूसरी अस्पताल में भर्ती नहीं करा देते। हमारे यहाँ उसका ख्याल बेहतर तरीके से, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आप ठीक agree कह रहे हो करेंगे? आप। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस बीमारी का जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं, वैश्विक जो अनुमान, ये जो सांख्यिकी के इसमें रिफ्लेक्शंस है, उसमें भारत और भारत जैसे देशों में ये और इसके जैसे रोग बहुत कम हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक संरचना बहुत सुदृढ़ है। हमारा एक परिवार होता है, हमारा एक पड़ोस होता है, हमारा एक समाज होता है, एक मंदिर, एक पूजा घर होता है जिससे हम सब जुड़े होते हैं। तो इससे क्या है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने का मौका मिलता है। वो अपने एक सीमित क्षेत्र में रुक नहीं गया है। इससे उपचार होता है, ये ट्रीटमेंट है। और मैं तो ये अनुरोध करूंगी, मैं काफ़ी जगह जाने का मुझे मौका मिला एक चिकित्सक के रूप में, मैंने देखा वहाँ आइसोलेशन होम्स हैं जिसमें लोगों को उनके जीवन से, उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है। अकेले, आइसोलेशन, अकेले, बिल्कुल अकेले। बिल्कुल। और वो उस पूरे परिवेश से अलग हो गए जहाँ वो पले बड़े, उन्होंने अपने बच्चों को पाला। ऐसे में वो एक निष्क्रिय व्यक्ति एक व्हीलचेयर पे बैठा है, एक अनजान नर्स उसकी साफ सफाई कर रही है, उससे प्यार से बात कर रहे हैं लोग, उसी के जैसे और लोग हैं, पर वो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित नहीं है और ना ही वो खुश है। और हमारा समाज, हम लोग इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं कि हम किसी को, अपने घर के किसी व्यक्ति को एक आइसोलेशन होम में अकेले बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल, आज भी हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और शायद यही कारण है कि ऐसे रोग हमारे देश में बहुत कम संख्या में देखने को मिल रहे हैं। जी जी मैम, हम लक्षणों की बात कर रहे हैं। एक तो हो गई, आपने कंपात बताया और भी बताए जी। ऐसे में मोटर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मोटर डिसऑर्डर से मेरा मतलब है किसी भी तरह के मोटर डिसऑर्डर्स, यानी जो हमारी चलने फिरने की प्रक्रिया होती है, खाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें भी हमारा हिलना डुलना होता है, उनको हम मोटर डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये जो मोटर डिसऑर्डर्स हैं, इनमें और कौन से ऐसे चीज़ें हैं अदर देन शिवरिंग, कंपवात जो हम कहते हैं, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस पेशेंट में देखने को मिलती हैं? तो आमतौर पर इसमें हमको ब्रैडीकाइनेसिया देखने को मिलता है, मतलब हमारी जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। कुछ गंभीर केसेस में, परिस्थिति में एकाइनेसिया, या चल फिरने में या सामान्य क्रिया करने में बिल्कुल वो डिसेबिलिटी हो जाती है, या वो व्यक्ति अपनी सामान्य क्रियाएं नहीं कर पाता। अभी कोई व्यक्ति आपके सामने धीरे चलेगा, बहुत धीरे धीरे काम करेगा, तो ये असामान्य है, ये उसका ब्रैडीकाइनेसिया कहलाएगा। उसमें जैसे वो एक कार्य से दूसरे कार्य में परिवर्तित करना चाहता है, शिफ्टिंग ऑफ मूवमेंट, वो बड़ा असहज होता है, वो नहीं कर पाता। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, यदि मैं लिखना शुरू करूंगी, लिख भी लूंगी, फिर मैं सामने देखना चाहूंगी, कर लूंगी। ये शिफ्टिंग ऑफ मोटर इवेंट्स बड़ा सहज होना चाहिए, लेकिन ऐसे मरीज में वो शिफ्टिंग बड़ी असामान्य हो जाती है, या वो व्यक्ति उस शिफ्टिंग को नहीं कर पाता है। अच्छा, ये एक मेजर प्रभाव है। एक और मेजर प्रभाव है जिसमें कि उसमें, जैसा मैंने आपको बताया, कंपन होता है, शिवरिंग होती है। तो उसके हाथों में बैठे बैठे धीरे धीरे हाथों में कंपन होता है, पाँव में होता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब एक तरह से शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही ठोस हो जाती हैं और वो सामान्य मूवमेंट नहीं कर पाती। हमें कोई कप उठाना है, हम धीरे से सहज रूप से जाएंगे, सहज रूप से उठा लेंगे, सहज रूप से पानी पी लेंगे, लेकिन वो व्यक्ति में ऐसे झटके दे के वो उसकी क्रिया होगी और वो उसको वापस लाने की प्रक्रिया करेगा, तो वो जो सहजता थी वो चली गई। ये रिजिडिटी, समय भी ज़्यादा लग रहा है, उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, उसके हाथ से चीज़ें गिरने लगेंगी, और ये एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती है। मतलब यदि उसकी ये रिजिडिटी आने लगेगी तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। जब उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, उसका सामान्य व्यवहार और प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क तो अभी ठीक है और अभी वो बहुत समय लगता है मस्तिष्क को कमज़ोर होने में। वैसे भी मैम, जो भी कोई किसी इस तरह की बीमारी से, क्योंकि क्या है आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल ने क्या किया है, लोगों को ओवर इन्फॉर्मेशन भी दी है। बिल्कुल। अक्सर लोग डॉक्टर से ज़्यादा आजकल मैसेज पे और इन सब चीज़ों पे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको ज़्यादा मानने में बिलीव करते हैं। तो ऐसे में इस पूरे सिनेरियो में फियर जो है, जो डर है, वो बहुत बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट में, न सिर्फ पेशेंट में बल्कि परिवार वालों में भी। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छा विषय रखा। मैं निश्चित रूप से सभी से ये आग्रह करूंगी कि कोई भी यदि सूचना, कोई तथ्य, कोई ज्ञान बिंदु आपके समक्ष आए और वो चिकित्सा से संबंधी हो, तो एक परामर्श अवश्य कर लीजिए, क्योंकि तथ्यों के आधार पर हम बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। कई बार हम छोटी चीज़ को बड़ा और बड़ी चीज़ को छोटा एनालिसिस कर लेंगे,
और कई बार हम ये कहेंगे ये चीज़ तो हमारे पूर्वजों में भी होती थी या हमारे परिवार में किसी को होती थी, हो सकती है, लेकिन उस समय वो व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाता था, उस समय वो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बड़े बड़े इक्विपमेंट हैंडल नहीं करता था, तो कोई समस्या नहीं थी। आज यदि वो व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो एक परिस्थिति अलग है। तो हमें पूरा ज्ञान लेना चाहिए और सचेत रहना तो सबसे बड़ी और कला इसका सबसे अच्छा माध्यम सिर्फ डॉक्टर है। है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको क्लिनिकल एनालिसिस, आपको एक डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी, खुद से अपने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैम ने बोला, जो चीज़ें आपके सामने आती हैं उन पे सोच विचार कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपस में डिस्कस करिए, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन सिर्फ एक डॉक्टर दे सकता है। मैम मैंने बिल्कुल सही बिल्कुल कहा? ठीक कहा आपने। ठीक है मैम, दूसरा मेरा एक सवाल था कि ये आपने बता दिया लक्षण, अब जो आनुवांशिक तौर पे जिनको है वो तो ये सब समझेंगे, बिल्कुल। क्या ऐसा भी है कि नए रोगी सामने आ रहे हैं? म्यूटेशन का इतना दौर है आजकल, हमारी लाइफस्टाइल भी इतनी चेंज हो गई है, तो जो नए रोगी हैं, जिनके फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जिनके परिवार में ये सब नहीं रहा है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो कैसे पहचानें और उनका शुरुआती लक्षण या शुरुआती लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? ठीक है, तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स की हैंडलिंग करते रहे हैं, रासायनिक उत्पादों की हैंडलिंग, चाहे वो कीटनाशक हों, चाहे वो खेतों में डलने वाले इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हों, और चाहे वो हैवी मेटल्स हों, ऐसे लोगों में यदि लक्षण परिवर्तन होता है तो उनको स्वयं भी सजग होना चाहिए और परिवार वालों को भी सजग होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं बहुत ही ज़रूरी डॉक्टर नंदिनी कहना चाहूँगी, और वो सभी लोगों के लिए मैं कन्वे करना चाहूँगी, कि हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। हमें जो भारतीय परंपराएं हैं, सुबह उठना, सही समय पर सूर्य किरण का रसपान करना, सही समय पर जल ग्रहण करना, शरीर को शुद्ध करना, व्यायाम करना, और व्यायाम में भारत में व्यायाम की व्याख्या इतनी विस्तृत है और इतनी गहरी है कि उसमें जो ध्यान की परिकल्पना है, ध्यान अर्थात मेडिटेशन, ये एक ऐसी परंपरा है जिससे आपको कोई भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ या तो नहीं होगी, और यदि हुई तो इतनी कम होगी कि आप उसको बहुत सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो योगिक क्रियाएं, योग में प्राणायाम में आप क्या करते हैं? अपने श्वास के माध्यम से अपने आप को मजबूत करते हैं, और हमारी ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में कोशिकाएं बेसिकली क्या हैं? छोटे छोटे तंत्रों से, हवा, पानी, लाइट, हर चीज़ से प्रभावित होने वाले बहुत ही सेंसिटिव सेल्स हैं, जिनको ऊर्जावान रखना, जिनको स्वस्थ रखना प्राणायाम के माध्यम से बहुत सरल है। तो अपने जीवन को सरलता के साथ, प्रकृति के करीब, एक अच्छी जीवन शैली को अपनाकर, सामान्य भोजन करके, आप सप्लीमेंट्स पे मत जाइए। आप सप्लीमेंट्स लेंगे, आप उन पे आश्रित हो जाएंगे। आप सामान्य भोजन जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध है। आपने ये जो एक बात कही सप्लीमेंट्स की, मैंने अक्सर देखा है लोग आजकल मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम और ये जितनी भी हमारी जो सप्लीमेंट्स हैं, ये बाहर से लेना ज़्यादा उसको इजी समझते हैं रादर देन अपनी डाइट से। और यही कारण है डॉक्टर नंदिनी कि आज समय इस प्रकार के विघटनकारी रोग, जिसमें विकृति डेवलप होती है, डैमेज होता है, वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देती हूँ कि इसके उपचार में भी जो रासायनिक सब्सटेंसेस यूज होते हैं, जैसे डोपामिन सब्सटेंसेस है, एल डोपा यूज होता है। हम लोग चिकित्सक हैं, हम जानते हैं कि उसका सिर्फ 10% हमारे मस्तिष्क तक जाता है, 90% तो शरीर के दूसरे अंगों तक जाता है, जिसके कुप्रभाव बहुत ज्यादा है। तो उपचार भी रोक दे रहा है। कारण क्या है कि उपचार भी रासायनिक देना पड़ रहा है। तो यदि इस सब से बचना है तो सरल से सरल तरीका क्या है? प्रकृति के करीब आइए, चीजों को सरलता से अपनाइए, एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति बन के रहिए, तनाव को दूर रखिए, विघटन, नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़, अपने बच्चों को भी मना कीजिए। बच्चे गेम्स खेल रहे हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ है, क्यों देखना है ऐसा? मैं बहुत मना करती हूँ कि देखना है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव देखो, कुछ बन रहा है, कोई ऊर्जा आ रही है, उसका आप पे प्रभाव निश्चित पड़ता है। और नेगेटिविटी, स्ट्रेस, डिस्ट्रक्शन, हानि, विघटन, चाहे वो न्यूज़ में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो हमें खंडित करती है। और कब वो रोग का स्वरूप ले लेगी, ये कोई चिकित्सक आज तक नहीं बता पाया। आज 21वीं शताब्दी, लगभग 200 साल हो गए हैं इस बीमारी को जान के।
वर्तमान चिकित्सा पद्धति के हिसाब से मॉडर्न, और हमारे देश के हिसाब से तो 5000 साल से ये बीमारी known लेकिन है। हमें सिर्फ इसके बारे में इतना पता है कि मस्तिष्क में डोपामीन नाम का केमिकल है, वो कम हो जाता है, बिल्कुल। और इसके इलाज में भी हम सिर्फ वही देने की कोशिश कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया, सिर्फ 10% अब्जॉर्ब हो बिल्कुल पाता है ठीक, ना। बिल्कुल ठीक। ठीक है मैम, दूसरा मेरा, आपने अभी स्ट्रेस की बात करी, जो अवसाद का जो एक कारण इस बीच बहुत बढ़ गया है, खास करके 15 से 35 साल की उम्र के बीच, क्योंकि इसी समय आप पढ़ रहे होते हैं, आपका करियर बन रहा होता है, बाकी चेंजेस आते हैं। ऐसे में क्या स्ट्रेस और लाइफस्टाइल इस बीमारी का एक कारण हो सकते हैं? अगर मैं ये कहूँ डॉक्टर नंदिनी कि इस रोग में अनुवांशिक प्रभाव भी हैं, इसमें रासायनिक प्रभाव भी हैं, और इसमें अनजान प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से शरीर के किसी भी रोग को बढ़ाने में तनाव या स्ट्रेस का सबसे बड़ा रोल होता है। जी। तो जो मूल बात है वो ये है कि एक अच्छी जीवनचर्या जी। और एक तनाव मुक्त व्यक्तित्व, आप देख रहे हैं स्कूलों में, सभी पाठशालाओं में योग करना भारत सरकार ने आवश्यक कर दिया है, एसेंशियल कर दिया है। इतना करने के बाद भी यदि हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे हैं तो कमी हम में है। यदि वो बच्चा योग करेगा, निश्चित रूप से तनाव आएगा, निश्चित रूप से पढ़ाई का प्रभार होगा, भार होगा, उसको चिंता होगी, होना चाहिए, लेकिन वो रोग का स्वरूप न ले ले, तो उसके लिए रिलैक्सेशन होना चाहिए, उसका आहार, उसका पोषण होना चाहिए, ताकि यदि कुछ खंडित हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है, तो डैमेज कंट्रोल हो जाए, उसके भोजन में उसकी पूर्ति हो जाए। तो हमारे बच्चे आजकल बड़ी अजीब सी बातें करते हैं कि घर का भोजन नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, पता नहीं किसने बता दिया। घी जो है, खासतौर पे गौघृत, एक ऐसा भोजन है जो जितने भी प्रकार के विघटन होते हैं, डैमेज कंट्रोल करता है। देसी घी यदि गाय के दूध से बना हुआ है, उससे अच्छा रिपेरेटिव फूड, उपचारित करने वाला भोजन विश्व में कोई नहीं है। जी। प्रभु को प्रसाद चढ़ता है, उसके पंचामृत में भी गाय का घी डाला जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो आप उसका महत्व समझिए। जो छोटी छोटी चीजें हम माताएं बहनें घर में कर सकती हैं, पिता को करना चाहिए, परिवार के हर सदस्य को एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, जो मेवे हैं, पुराने जमाने से मेवों का महत्व बड़े में बूढ़े है। हमें यही बताते हैं, यही सारी चीजें हैं जो हमें एक्चुअली फॉलो करनी थी, जो हम कहीं ना कहीं बिल्कुल। भूल गए हैं। और मेवों का महात्म्य है, मतलब मेवों को आपके साथ जोड़ा गया है, प्रसाद में डालते हैं, पंचमेवा डलता है पंचामृत में, क्यों डालते हैं? ये हर धर्म में है, हर संस्कृति में है, इसको अपनाना है वापस पुनः। मैम, आखिर कुछ समय बचा है हमारे पास, आखिरी के 30 सेकंड में, जो हमारे केयर गिवर्स हैं, जो फैमिली जिनके यहाँ ये पेशेंट, कम्पात के पेशेंट हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो? बहुत ही सुंदर बात आपने कही। मैं पूरे समाज से कहूँगी, ये जो भी बीमार हुए हैं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारा भविष्य है। कल हम भी इसी जगह खड़े होंगे। जब हम अपनों को अपनाएंगे तो हमको सब अपनाएंगे, और हमें समाज में एक उदाहरण बनना है, और भारत की वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा को जीवित भी रखना है, और स्वयं उसका उत्तरदायी बनना है। ऐसे संदेश के साथ इस छोटे से रोग को बहुत सरलता से समाज हैंडल कर सके, उसका उपचार हम ढूंढ सके, इस कल्पना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैम, आप आज हमें इतना समय दिया, आपने हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज किसी न किसी रूप में लाभ ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।